बीबीसी दुनिया में आज देखिए, उत्तरी गजा में वापस क्यों लौट रहे हैं लोग। गजा में पिछले 24 घंटों में मारे गए हैं 436 लोग। इस्राएली सेना का दावा, रविवार को गजा के अंदर दाखिल हुए थे इस्राएली सैनिक, जिनमें से एक इस्राएली सैनिक की हुई थी मौत। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं विदित मेहरा। इस्राएल फलस्तीन संघर्ष के तमाम पहलुओं की चर्चा होगी आज कार्यक्रम में, लेकिन पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आरोप तय, एक रैली में खुफिया दस्तावेज दिखाने का है उन पर आरोप। इमरान खान ने आरोपों को किया खारिज। ईरान में कोमा में जाने वाली 16 साल की अरमिता गिरेवंत को अब बताया जा रहा है ब्रेन डेड। तेहरान मेट्रो में सफर करते वक्त गिर गई थी अरमिता। मानवाधिकार कार्यकर्ता पूरे हादसे के लिए मोरालिटी पुलिस को ठहराते हैं जिम्मेदार। No, I will not share stage with him. मिजोरम के सीएम जोरमथंगा क्यों नहीं करेंगे पीएम मोदी से मंच साझा, दिखाएंगे बीबीसी की उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत में। हम नवरात्रि में ये रामायण का प्रोग्राम दिखाते हैं फॉर अवेयरनेस। और दिखाएंगे पाकिस्तान में कैसे मनाया गया नवरात्रि का त्योहार। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। इसराइल और हमास के बीच मौजूदा संघर्ष का आज 17वां दिन है। दोनों तरफ से हमलों का सिलसिला जारी है। गजा में मृतकों की संख्या 5000 से ज्यादा हो गई है और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस बीच 2 अमेरिकी नागरिकों को छोड़कर उन लोगों की रिहाई अभी तक नहीं हो पाई है, जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास ने हमला करने के बाद बंधक बनाया था। कवर स्टोरी में आज इन पहलुओं की चर्चा। शुरुआत करते हैं इसराइल हमास संघर्ष से जुड़े ताज़ा घटनाक्रम से। गाजा पट्टी पर इसराइल की बमबारी जारी है। इसमें दक्षिण का वो इलाका भी शामिल है जहां उसने फ़लस्तीनियों को अपनी हिफाजत के मद्देनज़र चले जाने के लिए कहा था। दक्षिणी गजा के खान यूनिस में मौजूद बीबीसी संवाददाता का कहना है कि इसराइल ने वहां रात भर बमबारी की है। इसमें कुछ बमबारी तो एक अस्पताल से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हुई है। इसराइल ने 1 हफ्ते से ज़्यादा समय पहले अपने संभावित ज़मीनी हमले को ध्यान में रखते हुए उत्तरी गजा में रहने वाले लोगों को अपनी हिफाजत के लिए दक्षिणी हिस्से में चले जाने के लिए कहा था। इस बीच इसराइल पर हमास के रॉकेट हमले जारी हैं। हमास का कहना है कि गजा पर इस्राएली बमबारी में अब तक 5000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस महीने की शुरुआत में इसराइल पर हमास के हमले में 1400 से अधिक लोग मारे गए थे। इस्राएली सेना ने गजा में बंधक बनाए लोगों का नया आंकड़ा भी जारी किया है और कहा है कि 222 लोगों को हमास ने बंधक बना रखा है। वहीं इस्राएली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन का अगला चरण जल्द ही होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि ये मुहिम 3 महीने तक चल सकती है और दोहराया कि हमास को आखिरकार खत्म कर दिया जाएगा। बीबीसी संवाददाता वायरी डेविस ने गजा के हालात का जायजा लिया। उनकी इस रिपोर्ट के कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। सेंट्रल गजा के अल अक्सा हॉस्पिटल में हताहतों को लाने का सिलसिला जारी है। ये उस जोन से बाहर है जहां इसराइल ने लोगों से भागने के लिए कहा था। ये पता नहीं है कि हताहतों को कहां से लाया जा रहा है, लेकिन इनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। कुछ दृश्य इतने विचलित करने वाले हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते। हमने कई बच्चों की लाशें देखी हैं। हम यहाँ तड़के से ही हैं और अस्पताल लाशों से भरा हुआ है। ये उन शवों के अलावा हैं जो रेफ्रिजरेटर्स में रखे हुए हैं। लाशें इतनी ज्यादा हैं कि हमारे पास सबके लिए कफन भी नहीं है। इसराइल 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमलों के जवाब में उसके सामरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। हमलों की वजह से गजा पट्टी के कुछ हिस्से एकदम तबाह हो चुके हैं। फलस्तीनियों का कहना है कि इसराइल अंधाधुंध बमबारी कर रहा है, जिसकी वजह से हजारों लोग मारे गए हैं। गजा से अब कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन कल मिस्र की सीमा से राहत सामग्री से भरे 1 दर्जन से ज्यादा ट्रक यहां पहुंचे हैं, जिनमें खाने पीने का सामान और दवाएं शामिल हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 20 लाख से अधिक आबादी के लिए हर दिन लगभग 500 ट्रक राहत सामग्री की जरूरत है।
हमारे सूत्रों के मुताबिक 30% बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इसराइल की बमबारी से बचने के लिए दक्षिण की ओर भागे अधिकतर लोग अब उत्तरी गजा में अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, जहां बमबारी हो रही है। कुछ लोगों को यदि नियमित रूप से इंसुलिन नहीं मिली तो वो बच नहीं पाएंगे। गजा में 50,000 गर्भवती महिलाएं हैं। उन्हें जिंदा रखने के लिए सबसे पहले पानी चाहिए। लेकिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। गजा के हवाई हमलों में अपना लक्ष्य हासिल करने का इंतजार कर रहे हजारों इस्राएली सैनिक टैंक और भारी बख्तरबंद वाहन जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार खड़े हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमास को कमज़ोर करने और उसे प्रभावी रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए इजरायल को ज़मीनी कार्रवाई करनी होगी। साथ ही उसे क्षेत्र में अपनी ताकत की नुमाइश करनी है और दुनिया के साथ साथ अपने बाकी दुश्मनों को भी अपनी क्षमता बताना है। मुझे लगता है कि इसमें बस कुछ ही दिन लगेंगे। लेकिन इस्राएल को पता है कि गजा में जमीनी हमले से क्षेत्र में संघर्ष का दायरा बढ़ सकता है। फलस्तीनी वेस्ट बैंक के शहर जेनिन में इस्राएल का कहना है कि उसने हमले की तैयारी कर रहे हमास के एक सेल को निशाना बनाया है। उधर दक्षिणी लेबनान में सीमा पार झड़पों के बाद इस्राएल के प्रधानमंत्री ने हिजबुल्लाह लड़ाकों और उनके समर्थक ईरान को दूर रहने की चेतावनी दी है। इस्राएली सैनिकों से मुखातिब हुए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि हिजबुल्लाह यदि जंग में कूदता है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन नेतन्याहू इस बात को नहीं भूल सकते कि 200 से अधिक इस्राएली और बाकी देशों के नागरिक गजा में हमास के बंधक हैं, जिनके परिवारों को लगता है कि इस्राएल के हमले से उनकी जान पर खतरा बढ़ जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू दोनों ही कह चुके हैं कि गजा में राहत सामग्री पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। दोनों नेताओं ने रविवार देर रात फोन पर बात की थी और आज तीसरे काफिले में 1 दर्जन से अधिक ट्रक मिस्र से रफा क्रॉसिंग के रास्ते गजा के लिए रवाना हुए। राहत एजेंसियों का कहना है कि गजा में फ्यूल की सप्लाई भी जरूरी है क्योंकि अस्पतालों में सिर्फ 3 दिन का ईंधन बचा हुआ है। लेकिन इसराइल का कहना है कि वो फ्यूल ले जाने की इजाजत नहीं दे रहा क्योंकि ये हमास के हाथ भी लग सकता है। बीबीसी के गजा संवाददाता रुश्दी अबू अलूफ ने गजा के दक्षिणी इलाके में खान यूनिस में बने अस्थायी राहत शिविरों का जायजा लिया। इन तंबुओं में लगभग 2000 परिवार रह रहे हैं। ये उत्तरी गजा से विस्थापित हुए लोग हैं। इन कैंप्स को संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी ने बनाया है। मैंने यहाँ कुछ लोगों से बात की और उनका कहना था कि यहाँ पानी मिलना मुश्किल है। उन्हें खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। बाथरूम भी एक बड़ी समस्या है। सुरक्षा के हालात भी चिंताजनक हैं क्योंकि बीते 2 हफ्तों में हमास लगातार इस्राएली निशानों पर रहा है। यहाँ आसपास सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। ये तंबू इस बात का उदाहरण है कि उत्तरी हिस्से से विस्थापित हुए लोग गजा सिटी में कितने मुश्किल हालात में रह रहे हैं। इन गाजा सिटी इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर भी नए हवाई हमले किए हैं। इसराइली सेना का कहना है कि उसने बीते 24 घंटे में हिजबुल्लाह के कुछ ठिकानों को निशाना बनाया है। इसराइल लेबनान सीमा से लगने वाले इलाकों में हाल के दिनों में झड़पें तेज हुई हैं। ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन करता है। अमेरिकी अधिकारी ईरान को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि वो इस संघर्ष को और नहीं बढ़ाए। मौजूदा कूटनीतिक कोशिशों के बीच लेबनान की क्या भूमिका है, बता रहे हैं इयन पामिटर, जो लेबनान में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत रह चुके हैं और मध्य पूर्व मामलों के जानकार हैं। मुझे लगता है कि लेबनान के लोग इस मामले में खुद को असहाय पाते हैं। मैंने लेबनान के राष्ट्रपति का इंटरव्यू देखा है जिसमें एक सवाल के जवाब में उन्होंने सीधे ये कह दिया कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है। और ये बात सही भी है क्योंकि ये सब लेबनान नहीं बल्कि ईरान के हाथ में है। लेबनान आर्थिक रूप से खस्ता हाल है और सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद हासिल करना चाहती है। लेकिन जहां तक दक्षिणी हिस्सों का सवाल है वहां तो हिजबुल्लाह का शासन है। वहां लेबनान की सरकार का कोई दखल नहीं है। इसलिए ईरान अगर हिजबुल्लाह को आगे बढ़ाता है तो लेबनान के लोगों के लिए ये सब दुर्भाग्यपूर्ण होगा।
इसराइल और फलस्तीनियों के बीच विवाद की बड़ी वजह यरूशलेम शहर भी है, जो यहूदी, मुसलमान और ईसाइयों के लिए बेहद पवित्र जगह मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूर्वी यरूशलेम को वेस्ट बैंक का हिस्सा माना जाता है, यानी ये फलस्तीनी इलाका है। हमास और इसराइल के बीच जारी संघर्ष को लेकर पूर्वी यरूशलेम में रहने वाले इसराइली और फलस्तीनी क्या सोचते हैं, जानिए बीबीसी संवाददाता क्लाइव मायरी की इस रिपोर्ट में। कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में कुछ फलस्तीनी और यहूदी एक दूसरे से खास दूरी रखना पसंद करते हैं, लेकिन वो रहते आमने सामने हैं। पश्चिमी दीवार, जिसे यहूदी अपना पवित्र स्थल मानते हैं, वहां पहुंचने के लिए आप दमिश्क गेट से यरूशलेम के पुराने शहर में दाखिल होते हैं। ये फलस्तीनियों के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक है। और इस बीच अल वादी सड़क पर इस बात को लेकर अलग अलग राय है कि इस प्राचीन जगह पर वाकई में किसका अधिकार है। हयात अली 78 साल की हैं और गजा की घटनाओं को दुख के साथ देख रही हैं। हम दुआ और रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। भगवान हम सबकी मदद करे। अलवादी स्ट्रीट पर एक प्रार्थना स्थल में काम करने वाले मोशे नोबे का कहना है कि वो अपने दिल में जानते थे कि इसराइल ने गजा के अस्पताल पर हमला नहीं किया है। गजा अस्पताल में हुए विस्फोट के विरोध में फलस्तीनी दुकानें बंद हैं, लेकिन इस्राएली सैनिक सतर्क हैं। देश में जंग जारी है, इसलिए यहाँ तनाव है। हमारी मुलाकात नेताई अटारी और उनके दोस्तों से हुई। सभी 19 साल के नौजवान हैं। उनकी आगे की एक पूरी जिंदगी है और उन्हें अपने राष्ट्र पर गर्व है। मैं फ़लस्तीनी लोगों से नफरत नहीं करता, मैं आतंकवाद से नफरत करता हूँ। हमारे लिए यहाँ रहना वाकई मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। फिर जैसे ही अजान की आवाज़ आती है, रियाद नजीब अपने बेटे के साथ सामने आते हैं। फ़लस्तीनियों के लिए गजा विस्फोट और दशकों से जो कुछ भी उन्होंने सहा है, उसके लिए वे इसराइल को दोषी मानते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो कब्जे ने हमारे साथ जो किया है उसमें दर्द और उदासी ही है। इस पवित्र धरती पर हमारे लोगों के प्रति जुल्म हुआ है, लेकिन यह कोई पहला अपराध नहीं है और ना ही आखिरी। आपके बेटे की उम्र कितनी है? 4 साल। 4 साल की उम्र। क्या आपको लगता है कि ये कभी अपनी जमीन पर शांति देख पाएगा? ईश्वर का शुक्र है, हम सब शांति पसंद करते हैं, लेकिन कितनी ही बार हम शांति की सिर्फ बात ही करते हैं। रुख भारत का, जहां के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री जोरमथंगा की पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है। पर बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित से बातचीत करते हुए जोरमथंगा ने कहा कि वो चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। So you are a part of the Northeast Democratic Alliance. The Prime Minister, I hear, is going to come to Mizoram because the elections are going to happen. He's going to address a rally. Are you likely to share stage with him? No, I'll not share stage with him because here they have their BJP. And the people of Mizoram, they're all Christians. When the Manipur people, Meitei people, burn hundreds of churches there, and they are 100% against that kind of idea. To have a sympathy with the BJP at this time, it will be a big minus point for my party. Speaking specifically on the question of refugees, whether it's with Myanmaris, whether it's with Manipuris, do you think that stand is going to also benefit you electorally? It is a big benefit and it is a big plus point for my present election. We are just following what the government of India has done. In 1971, I was in Bangladesh, rather East Pakistan. So, how many millions of refugees from the Muslim countries of East Pakistan you have entertained, armed them, and gave them, helped them in making independence? We are just following your footsteps. Our brothers and sisters come from Myanmar, and we don't arm them. We simply give them food and shelter. नवरात्रि का त्यौहार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर हिस्से में रहने वाले हिंदू बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू समुदाय ने भी नवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया। वहां के शहर कराची के एक मंदिर में हिंदू समुदाय के लोगों ने नवरात्रि का आयोजन किया और रामलीला का भी मंचन किया, जिसे सैकड़ों लोग देखने पहुंचे। देखिए कराची से शुमैला खान की ये रिपोर्ट।
पाकिस्तान के कराची में रह रहे हिंदू नवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं। ये पंडाल वहाँ के स्वामी नारायण मंदिर में बनाया गया है, जहाँ लोग बड़ी संख्या में जुटे हैं। इस त्योहार के लिए लोगों ने बहुत तैयारी की है। जब पता है कि नवरात्रि शुरू होने वाली है तो उसके एक हफ्ते पहले से इतना ज़्यादा तैयारियां शुरू हो जाती है सबके घरों में, और फिर इतनी ज़्यादा होलीनेस होती है कि बस नहीं। 9 दिन मतलब फुल जोश और गरबे, और आप तो ड्रेसिंग देख रहे हो और ड्रेसिंग्स भी है अपने हिसाब से। सब लड़कियां भाई फुल जोश में करती है। भाई तैयारी तो हमने कुछ पढ़े हुए थे उनमें से की, और कुछ कोशिश करे कि जहाँ बहुत सारा लेते थे वहाँ थोड़ा लिया महंगाई की वजह से, लेकिन बनाया वही पूर्व जोश से, क्योंकि ये नवरात्रि हमारा साल में एक दफा आवे से। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक यहाँ हर रोज करीब 1500 हिंदू नागरिक जुटते हैं और इस पंडाल में गरबा करते हैं। यहाँ पर रासुड़े होते हैं और पहले बच्चे खेलते हैं, फिर यंग लोग खेलते हैं, फिर बूढ़े लोग खेलते हैं, फिर सब मिलके जो है डांडिया, रास, गरबे, रासुड़े खेलते हैं और बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत खुश होते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। और जी चाहता है कि 9 दिन नहीं पूरा 1 महीना होना चाहिए ताकि खूब एंजॉय करें। गरबा के बाद इसी पंडाल में रामलीला का भी आयोजन होता है, जिसमें हिस्सा लेने वाले कलाकार अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी में व्यस्त हैं। पवन श्री राम का किरदार निभा रहे हैं। एक्चुअली जो रोल जो अहमियत है, ये भगवान विष्णु का अवतार थे, भगवान राम। ये बुराई पे अच्छाई की जीत थी। इस वजह से हम नवरात्रि में ये रामायण का प्रोग्राम दिखाते हैं फॉर अवेयरनेस। लोगों में अवेयरनेस फैले, लोगों को पता चले भगवान राम के बारे में कि वो किस स्वभाव के थे, उनका नेचर कैसा था, तो लोग उनकी जो नेचर है उस पर अमल कर पाएँ। तो इस वजह से ये हम पूरा प्रोग्राम दिखाते हैं। कराची के स्वामी नारायण मंदिर में साल 1961 में नवरात्रि के दौरान हिंदुओं ने रामलीला का मंचन शुरू किया था। तभी से ये परंपरा बदस्तूर जारी है। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @bbcwithin। आज के लिए इतना ही।